अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर राहत आपसे मुखातब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मेरा टॉपिक है ऑटोइम्यून की मुख्तलिफ़ टाइप्स के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं और जब हमारा ऑटोइम्यून, जिसको मैंने पिछले टॉपिक में आपके साथ डिस्कस किया था, जब ये प्रॉपर तरीके से काम ना करे तो उसको डिसऑर्डर ऑटोइम्यून सिस्टम कहते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। नंबर 1 पे आता है प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी। ये बच्चों में पैदाइशी होता है। बच्चे पैदाइशी तौर पर एनीमिक होते हैं और इनके अंदर वाइट सेल्स की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से वो एनीमिक होते हैं और उन पर बीमारी बहुत जल्दी हमला करती है और इसको SCID भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे जो टाइप्स आती है उसका नाम है टेम्परेरी एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। ये टेम्परेरी होते हैं। इसमें अगर कोई इंसान किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ है जिसमें उसकी कीमोथेरेपी की जाती हो या उसको कोई इस तरह की सख्त किस्म की दवाइयाँ यूज़ करता रहा हो जिसकी वजह से उसके अंदर इम्यून सिस्टम की कमी हो जाती है और उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद रिकवरी जब होती है तो उसका इम्यून सिस्टम वापस अपनी रूटीन में आ जाता है। इसको हम टेम्परेरी एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम कहते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है एलर्जिक क्रिएशन के नाम से। इसमें इम्यून सिस्टम इतना ओवर एक्टिव हो जाता है कि कुछ लोगों को पोलन एलर्जी होती है, किसी को मिट्टी से एलर्जी, किसी को फूलों से एलर्जी, कुछ मेडिसिन से किसी को एलर्जी होती है। तो ये एक एलर्जी की फॉर्म में अपनी शक्ल में ज़ाहिर होता है और जब ये एलर्जी की शक्ल में ज़ाहिर होती है तो उसमें लोगों को नज़ला, खांसी, छींकें। जब इसका अटैक पेंक्रियाज पर होता है तो पेंक्रियाज से इंसुलिन की सिक्रेशन कम हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन का काम ही शुगर लेवल को कंट्रोल करना होता है। लेकिन जब इंसुलिन की सिक्रेशन कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। जब आपके जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है या उस पर अटैक करती है तो रीह्यूमेटॉइड के नाम से एक डिज़ीज़ आती है, जिसमें आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग, आपके जॉइंट्स में दर्द और इस तरह की कंप्लेन आती हैं। इस तरीके से इन टाइप्स पर बात करते करते अगर हम इसके मेन टॉपिक पे आएँ कि ऑटो इम्यून डिज़ीज़ की मेन प्रॉब्लम क्या है, जो आजकल बहुत कॉमन है और काफ़ी लोगों में ये देखने आ रही है, अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट भी कंफर्म नहीं हुआ। मेरा पॉइंट इस डिज़ीज़ की तरफ है छोटी आंत का ख़राब होना। जब बॉडी के अंदर छोटी आंत की विलाइज जो हमारी उंगलियों की शक्ल में होती है, वो खुराक को अपने अंदर ऑब्ज़र्व करने की सलाहियत खो देती हैं और जब आपकी खुराक आपकी बॉडी के अंदर जज्ब नहीं होगी तो बॉडी को वो तमाम न्यूट्रिशन जो हमारी बॉडी के लिए, तमाम ऑर्गन्स के लिए हमें ज़रूरी होते हैं, वो हमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल सकते, जिसकी वजह से दिन ब दिन इंसान एनीमिक हो जाता है, वज़न कम हो जाते हैं और मुस्तकिल तौर पर डायरिया रहेगा, खुराक उसके अंदर हज़म नहीं होगी तो वो इंसान एनीमिक होता चला जाएगा। और एनीमिक होने के साथ साथ जब उसको प्रॉपर उसकी न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे बॉडी को, तो वो मुख्तलिफ़ ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं और उसका इफ़ेक्ट आपकी किडनी पर, आपकी लंग्स पर, आपके हार्ट पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर अपीयर होने लग जाता है। और अगर ये चीज़ बच्चों में होती है तो बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, बच्चों के पेट में दर्द होता है और बच्चे दिन ब दिन कमज़ोर हो जाते हैं। इसके लिए एक टेस्ट करवाया जाता है जिसका नाम है TTG। शॉर्ट फॉर्म में इसको TTG कहते हैं, जबकि इसका फुल नेम है टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइसिन। ये टेस्ट आप किसी वक्त भी करवा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फास्टिंग हो या आपका कोई ख़ास मखसूस टाइम हो, आप किसी वक्त भी ये टेस्ट करवा सकते हैं। इस टेस्ट के ज़रिए आपके ब्लड रिपोर्ट में आपको ये कंफर्म हो जाता है कि आपको सीलियक डिज़ीज़ है और आपको ग्लूटन से एलर्जी है, आपको ग्लूटन से परहेज़ करना है। आपकी छोटी आंत डिस्टर्ब हो रही है कि एंटीबॉडीज़ आपके अपने ही टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, लेकिन आप एक और टेस्ट करवा कर अपनी इस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं और वो टेस्ट होता है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी एक छोटा सा एक प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए आपको ये कंफर्म हो जाता है कि आपको ग्लूटन एलर्जी है और आपको इससे परहेज़ करना है।
اس میں کوئی اتنی فکر کرنے کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ گلوٹن ہی سب کچھ نہیں ہے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہزاروں نعمتیں رکھی ہیں، آپ ان کو کھا سکتے ہیں، ان کو انجوائے کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ بیکری آئٹم جس میں آپ کو میدا اور آٹا ہی استعمال کیا جا رہا ہو، آپ اس کو کھا کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ آپ اچھی اور ہیلدی چیزوں کو کھا کے اور اپنی بہتر لائف گزار سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ باقی لوگوں کی بنسبت آپ زیادہ اچھے اور زیادہ صحت مند ہو جاتے ہیں، زیادہ صحت مند اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی روٹین ایک ہیلدی لائف کی طرف چل پڑتی ہے۔ اس میں ویجیٹیبلز ہیں، آپ کو دودھ ہے، آپ کو دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، آپ کے پاس فروٹس ہیں، آپ کے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہزاروں نعمتیں رکھی ہیں اور آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے کچھ پریکاشنز ہوتے ہیں جو کہ میں اگلی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، کہ کراس کنٹامینیشن کے حوالے سے بات کروں گی۔ اگر آپ گلوٹن کو اوائڈ کر رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ گلوٹن اوائڈ کرنے کے باوجود آپ اپنی لائف میں کچھ مسنگ کر رہے ہوں، یا آپ سے کوئی مسٹیک ہو رہی ہو جس کی وجہ سے آپ اپنا ٹارگیٹ اچیو نہ کر رہے ہوں۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے مزید میں آپ کو اگلی ویڈیو میں آپ ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ بات کروں گی۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔